जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस शेड्यूलिंग ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। इस टास्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, शेड्यूलिंग करेगा। शेड्यूलिंग किस चीज का करेगा, शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस। ठीक है, ये प्रोसेस की शेड्यूलिंग करेगा किस लिहाज से, हमारे पास स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की। तो न्यू और टर्मिनेट के अलावा हमारे पास रेडी स्टेट है, और सेकंड हमारे पास रनिंग स्टेट होती है एक प्रोसेस का, और इसके अलावा वेटिंग। ये तीन स्टेट्स ऑफ प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रोसेस स्केजुलिंग में कि अगर वो रेडी में है तो उसको रनिंग पे जाना है, और अगर वो रनिंग में है तो उसको वेट में लेके जाओ, रेडी में लेके जाओ। इंटरप्ट कॉल हुआ है तो वो देखिएगा, और अपने सिनारियो के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कंटेक्स्ट स्विचिंग करेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वो कब करेगा, वो इन तीनों स्टेट्स में देखेगा। ठीक है ना। तो प्रोसेस स्केजुलिंग के साथ क्यूज हैं, रेडी क्यू है हमारे पास है, जॉब क्यू हमारे पास है, और डिवाइस क्यूज हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि वो क्या करे, शेड्यूलिंग करेगा प्रोसेसेस का बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेसेस, कि प्रोसेस किस स्टेट में है, उस स्टेट के लिहाज से वो उसकी शेड्यूलिंग करेगा। शेड्यूलिंग कौन करेगा, इसके लिए हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलर होता है। प्रोसेस स्केड्यूलर का काम ही यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्केड्यूलर होगा, और वही स्केड्यूलर देखेगा कि आपके पास प्रोसेसेस कितने हैं, आपके पास प्रोसेसेस कितने हैं। उस प्रोसेसेस के लिहाज से वो देखेगा, वो इसको सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है। और मैंने कहा जिस तरह के डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, सीपीयू किसको असाइन करना है, सीपीयू किसको असाइन करना है, और सीपीयू किस से रिवोक करना है, वापस लेना है, ये प्रोसेस स्केड्यूलर का काम है। अब देखें इन मल्टी प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, वहां पे जो सीपीयू है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। वो मैक्सिमम यूटिलाइज इसलिए हो रहा होता है कि हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा होता है। तो सीपीयू के पास कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है। जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होता है, फ्रीक्वेंटली दूसरा प्रोसेस उसको असाइन हो जाता है। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग में फिर प्रोसेस शेड्यूल का काम और भी बढ़ जाता है कि वो देखेगा कि सीपीयू को फारिग नहीं छोड़ना, और यही हमारा मकसद होता है कि सीपीयू को हमने फारिग नहीं छोड़ना, उससे कुछ ना कुछ काम हमने जरूर लेना है। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास जो टाइम शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, वहां पे सीपीयू क्या कर रहा होता है, सीपीयू हर वक्त प्रोसेस के बीच में स्वैप होता रहता है। ठीक है, और उस क्योंकि सीपीयू ये जो टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ये चाहता है कि जो यूजर हमारा है वो हर वक्त इंटरेक्ट करता हो हार्डवेयर के साथ, और वो उसे फैसिलिटी हासिल करता रहे। ठीक है ना। तो क्या करेगा कि यूजर जो इंटरेक्शन है प्रोग्राम के साथ, तो टाइम शेयरिंग में उसका वो इंटरेक्शन और भी बढ़ जाता है। तो हम फिर ये कहते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर को मजबूत होना चाहिए, इन द सेंस कि प्रोसेस के बीच में अगर वो शिफ्ट होता है, तो वो स्विच होता है, तो उसको जो यूजर है उसको इतना ज़्यादा टाइम जो है ना उसको वेट ना करना पड़े। ओके, इसके अलावा अगर आप देख लें कि इन सिंगल प्रोसेस में अब क्या होता है, जहां पे आपके पास सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम रन हो रहा होता है। ठीक है, एक ही टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस रन होगा। फॉर एग्जांपल P0 रन हो रहा है, ये सीपीयू के पास है, और P1 हाजिर हो जाता है। तो P1 को क्या करेंगे, वेटिंग में लगाएगा। वेटिंग पे कौन लगाएगा, प्रोसेस शेड्यूलर लगाएगा, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है और एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन होगा सीपीयू के ऊपर। तो इसलिए अगर दूसरा प्रोसेस आता है तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू P0 को असाइन है, तो ये वेट में चला जाएगा।
जैसे ये एग्जिट होता है, इसका स्टेट एग्जिट होता है, क्या होगा, क्यू से P1 को उठा के CPU असाइन हो जाएगा सिंगल प्रोसेस में। तो देखें जो मल्टी प्रोग्रामिंग में है वहां पे हर और CPU को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि प्रोसेसेस के बीच में CPU शिफ्ट होता रहेगा, इतनी फ्रीक्वेंटली उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए शिफ्ट होने की कि यूजर अगर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसको वेट ना करना पड़े। सिंगल प्रोसेसर में वेट होगा इन द सेंस कि अगर एक प्रोसेस असाइन है CPU को, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस वेट में चला जाएगा। अब देखें ये जो एक प्रोसेस ने वेट करना है, दूसरे प्रोसेस रन हो रहा है, तीसरा प्रोसेस हमारे पास जो है वो रेडी में चला गया है कि अगर वो CPU अभी उसको असाइन हो जाना है, तो ये जो स्केड्यूलिंग हो रही है, शेड्यूलिंग हो रही है, इसमें प्रोसेस को हम रखेंगे कहाँ पे। तो प्रोसेस को रखने के लिए हमारे पास फिर क्या होगा, स्केड्यूलर क्या करेगा, स्केड्यूलिंग क्यूज को यूज करेगा। अब ये स्केड्यूलिंग क्यूज हमारे पास जॉब क्यू है, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास जो है वो रेडी क्यू है, और थर्ड हमारे पास डिवाइस क्यू है। अब इन तीनों को हम कवर करते हैं। ओके, तो जॉब क्यू की बात करते हैं। देखें हमने प्रोसेस के स्टेट्स में हमने पढ़ा था कि जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, और जब न्यू स्टेट में होता है तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो रेडी स्टेट में जाएगा। तो रेडी स्टेट में जब जाएगा तो जितने भी प्रोसेस हमारे पास P0, P1, P2 आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास जॉब क्यू में पड़े होंगे। ये तो स्टेट्स हमारे हैं ना, कि हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमें किस तरह पता चलेगा कि स्टेट इसका क्या है, या प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। तो हमको अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो हम फिर उसको स्टेट के लिहाज से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब जॉब क्यू की हम बात करते हैं, जितने भी प्रोसेस हमारे पास सिस्टम के अंदर एंटर होते जा रहे हैं उनको हमने जॉब क्यू के अंदर रखना है। इसमें सारे के सारे प्रोसेस जो सिस्टम के होते हैं वो पड़े होते हैं। जो प्रोसेस स्केड्यूलर है, प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करेगा, आएगा और इस क्यू से इस प्रोसेस को उठाएगा, या इस प्रोसेस को उठाएगा, या इस प्रोसेस को उठाएगा, डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। तो जॉब क्यू हमारे पास क्या है, वहां पे जितने भी प्रोसेस हमारे पास सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं जॉब क्यू के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट जो क्यू हमारा है वो हमारा रेडी क्यू है। अब पढ़ते हैं कि रेडी क्यू जो है वो हमारे पास मेन काम जो है, मेन किरदार इसका है। प्रोसेस जितने भी हमारे हैं वो हमारे पास कहां पे होते हैं, वो मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास मेन मेमोरी में पड़े होते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये अगर मेन मेमोरी में पड़े हैं तो ये मेन मेमोरी में क्या कर रहे हैं, ये रेडी होते हैं। इनका जो स्टेट होता है वो क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कि हम रेडी हो जाए, किसके लिए, सीपीयू के लिए। या तो वो मेन मेमोरी में पड़े हैं कि वो रेडी स्टेट में है कि उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा अभी, या वो वेटिंग में है, वो इंटरप्ट की वजह से वेटिंग में है, या आईओ डिवाइसेस की वजह से वो क्या है वेटिंग में है। तो जो प्रोसेसेस रेडी और वेटिंग स्टेट में है वो मेमोरी के अंदर पड़े होंगे, और वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट पड़े होंगे, ठीक है ना। एज डेटा स्ट्रक्चर वो लिंक लिस्ट के लिहाज से इस रेडी क्यू के अंदर पड़े होंगे। प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू से फिर जो जॉब क्यू है वहां से उठा के रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा ताकि उसको सीपीयू असाइन हो जाए। तो रेडी क्यू यहाँ पे ये कर रहा है। अच्छा, जो ये रेडी क्यू होता है, इस रेडी क्यू में अगर हम बात कर लें तो रेडी क्यू का जो प्रोसेस के अंदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रेडी क्यू है, ठीक है, और ये रेडी क्यू का हम हेडर डिस्कस करते हैं। तो रेडी क्यू के हेडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके पास जो फर्स्ट पीसीबी है और जो लास्ट पीसीबी है, ठीक है ना। हम ये इस तरह होता है कि टेल, तो जो फर्स्ट पीसीबी है और लास्ट पीसीबी है उसको क्या करेगा, पॉइंटर्स इस्तेमाल करेगा। इसके हेडर में पॉइंटर होता है। हम कहते हैं पीसीबी में पॉइंटर्स की वैल्यू होती है, वो बताएगा कि नेक्स्ट पीसीबी कौन सा रन होना है, या करंट पीसीबी हमारे पास उसका स्टेट क्या है। तो रेडी क्यू क्या करता है, रेडी क्यू की जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है उस हेडर इंफॉर्मेशन में हमारे पास
नेक्स्ट पीसीबी, फर्स्ट पीसीबी और नेक्स्ट पीसीबी या लास्ट पीसीबी जो रन होना है उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो जो प्रोसेस स्केड्यूलर है वो रेडी क्यू में हेडर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक देखेगा कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस मैंने रन करना है। तो इन सिंपल टर्म्स जॉब क्यू में हमारे पास सारे प्रोसेस पड़े होते हैं। स्केड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेस स्केड्यूलर जॉब क्यू से प्रोसेस को उठाएगा, रेडी क्यू के अंदर रखेगा, क्योंकि रेडी क्यू से फिर पता चलेगा हमें कि रेडी क्यू में से वो कहाँ जा रहा है, वो रनिंग में जा रहा है या वेटिंग में जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस स्केड्यूलर प्रोसेस को स्केड्यूल कर लेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा या उसको वेटिंग में डाल देगा। नेक्स्ट जो हमारा जो स्केड्यूलर है, जो कि थर्ड वन है, उसको हम कहते हैं डिवाइस क्यू। अब ये जो डिवाइस क्यू है इसकी भी अपनी एक गेम है। अब जब हम डिवाइस क्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं आईओ डिवाइसेस। तो देखें, जब हमारे पास जितने भी प्रोसेस हमारे पास हैं वेटिंग में प्रोसेसेस हैं, वो वेटिंग में चले गए हैं। किस चीज के लिए वेटिंग में, कि आईओ से कोई इंटरप्ट अकर हुआ है तो वो उसको देख रहा है और वेटिंग में चले गए हैं। सही है। तो ये जो प्रोसेसेस वेटिंग में गए हैं किस वजह से, आईओ इंटरप्ट की वजह से, तो वो प्रोसेसेस हमारे पास डिवाइस क्यू के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है। अगर एक प्रोसेस है ठीक है, और वो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेट में है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या होता है कि इंटरप्ट कॉल हो जाती है। जैसे इंटरप्ट कॉल होगा तो ये क्या करेगा, वेटिंग में चला जाएगा। इंटरप्ट किस लिए कॉल हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट कॉल हो रहा है आईओ डिस्क के लिए कॉल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा। और अब देखें, जब इंटरप्ट कॉल हुआ आईओ डिस्क के लिए और ये डिस्क हमारे पास क्या है, बिजी है। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको डिस्क चाहिए तो वो डिस्क को एक्सेस करेगा, उसके लिए वो सिस्टम कॉल भेजेगा मुझे डिस्क चाहिए। अगर वो डिस्क अवेलेबल नहीं है तो बिजी है, तो जब बिजी है तो क्या करो, इस प्रोसेस को वेटिंग में डाल दो। तो वो प्रोसेसेस जो आईओ डिवाइसेस के लिए वो क्या कर रहा है, वेटिंग में है, तो उनके लिए कौन सा क्यू होगा, डिवाइस क्यू होगा। ठीक है। अब इन तीनों क्यूज को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और इसको हम कहेंगे क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। ठीक है। देखिए, हमारे पास रेडी क्यू है। हमने बात की कि जो रेडी क्यू है उसके अंदर वो प्रोसेसेस हैं, या तो वो सीपीयू के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर वो सीपीयू के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उसको क्या करो, सीपीयू असाइन कर लो। जैसे सीपीयू असाइन होता है और इसका काम अगर खत्म होता है तो इट मींस ये एंड हो गया। लेकिन अगर रेडी क्यू से उसको सीपीयू असाइन हो जाता है और सीपीयू असाइन हो रहा है और इसी दौरान क्या होता है कि हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे ही हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आएगी तो ये कहां जाएगा, आईओ क्यू में चला जाएगा, मतलब डिवाइस क्यू में चला जाएगा। और डिवाइस क्यू में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट जब हो जाएगा हमारे पास, तब जाके ये दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखिए, अगर इसको सीपीयू असाइन है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या होता है हमारे पास, इसका जो टाइम स्लाइस है, जो इसको हमने टाइम स्लाइस दिया है, वो हमारे पास एक्सपायर हो जाता है। तो अगर वो एक्सपायर हो जाता है फिर ये दोबारा कहां जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। या ये प्रोसेस सीपीयू जो हमारा है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑपरेशन में कि एक प्रोसेस अपने चाइल्ड प्रोसेस किस तरह जनरेट करता है। तो इन द मीनवाइल अगर एक रिक्वेस्ट आती है, फॉर्क हम पढ़ेंगे कि फॉर्क कॉल क्या है, फॉर्क अ चाइल्ड। ठीक है। तो इसकी जब हमारे पास कॉल आ जाती है तो फिर क्या होगा, चाइल्ड को एग्जीक्यूट करो और इसका करंट स्टेट को सेव करो, और क्या करेंगे, रेडी क्यू में चला जाएगा दोबारा, और सीपीयू मिलेगा। अगर यहाँ पे इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ये एंड पे चला जाएगा। द लास्ट थिंग, अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट कॉल कर लेता है, तो फिर क्या होगा, इंटरप्ट अकर होगा।
ठीक है ना। इंटरप्ट हमारे पास अगर होगा, क्योंकि इंटरप्ट जब भी कॉल होगी तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, करंट सिचुएशन जो है सीपीयू की जो प्रोसेस का है उसको सेव करेगा पीसीबी में और नेक्स्ट को लोड करेगा। वो इंटरप्ट कॉल खत्म जब होगा फिर दोबारा ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा। तो स्टार्टिंग रेडी क्यू से हुआ है प्रोसेस का, सीपीयू एंड हो गया, बात खत्म। लेकिन जब सीपीयू से बात निकल आई, आयो रिक्वेस्ट आयो तो आयो क्यू में चला जाएगा, डिवाइस क्यू में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट अगर हो जाएगा दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। इस तरह ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस जो हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास जो प्रोसेस स्केड्यूलिंग में प्रोसेस स्केड्यूलर है वो ये काम कर रहा है। किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को और सीपीयू को और पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं स्केड्यूलर के बारे में। प्रोसेस स्केड्यूलिंग में हमने कहा कि प्रोसेसेस को एक क्यू से दूसरे क्यू में ले जाने के लिए हमारे पास एक स्केड्यूलर की ज़रूरत होती है। तो हम जो वो स्केड्यूलर की जरूरत वो ये स्केड्यूलर है। स्केड्यूलर क्या करेगा, हमारे पास जॉब क्यू है, एक हमारे पास रेडी क्यू है और एक डिवाइस क्यू है। तो जो प्रोसेस हमारा है इस प्रोसेस को इनके बीच में, इसके इसके और इसके बीच में अगर हमने माइग्रेट करना है एक क्यू से दूसरे क्यू में तो उसके लिए स्केड्यूलर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मुकम्मल तरीके से जब तक सीपीयू अलाइव है ये स्केड्यूलर ये काम करता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसका काम ही यही है कि किस प्रोसेस को किस क्यू से उठाना है और कब किस क्यू के पास लेके जाना ताकि उसको सीपीयू असाइन हो जाए और प्रोसेस हो जाए, ये स्केड्यूलर काम करेगा। अब इस स्केड्यूलर के साथ एक टर्म एसोसिएटेड है जिसे हम कहते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेस हैं P0, P1, P2। स्केड्यूलर क्या करता है, P1 को सिलेक्ट कर लेता है। अब जैसे वो P1 को सिलेक्ट करता है तो डिस्पैचर क्या करेगा, डिस्पैचर इस P1 प्रोसेस को क्या करेगा, CPU असाइन कर देगा। CPU का जो कंट्रोल है वो इस P1 को दे देगा, क्योंकि जो स्केड्यूलर है उसने देखा है कि मुझे P1 एज ए रेडी क्यू में लग रहा है, तो वो क्या करेगा, रेडी क्यू से इस P1 को उठाएगा और इसको CPU असाइन कर देगा और CPU पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तब उसके बाद फिर स्केड्यूलर देखेगा कि हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आई है, अगर आईओ रिक्वेस्ट है तो डिवाइस क्यू में इसको डाल दो, अगर इंटरप्ट कॉल हुआ तो इसको वेटिंग में डाल दो। तो वो फिर उस सिचुएशन के मुताबिक देखेगा कि इसको फिर क्या करना है। तो वो डिस्पैचर है स्केड्यूलर के साथ कि वो डिफरेंट एक प्रोसेस को डिफरेंट क्यूज के बीच में माइग्रेट और डिस्पैच करता रहता है। बात आती है डिस्पैच लेटेंसी की। अब डिस्पैच लेटेंसी हमारे पास क्या है, एक यूनिट टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास टू स्टॉप करंट प्रोसेस एंड स्टार्ट another वन। ठीक है, अब जो स्केड्यूलर है वो एक प्रोसेस उठाता है, उसको सीपीयू असाइन करता है, तो वो उसका इनिशियल जो टाइम है वो ले लेगा। अब ये प्रोसेस रन हो रहा है और फिर हमारे पास इसका फाइनल आ जाता है। तो देखें ये क्या कर रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। ये इनिशियल इसका हो रहा है, ये अभी रनिंग में है, इसका फाइनल आ गया है। फाइनल ये कब से है, ये मतलब इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, इस P1 को इसने स्टार्ट किया है, ये अभी रनिंग में है। ठीक है, ये रनिंग में है, इस पॉइंट पे इसने स्टॉप किया है। जैसे ये स्टॉप हो रहा है और फिर इनिशियल स्टेज आ रहा है किसका, फॉर एग्जाम्पल P2 का आ रहा है, तो P2 की इनिशियल हमारे पास ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है कि एक प्रोसेस P1 को स्टॉप करो, इसको क्यू में डाला जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, लोड होगा। तो इस दौरान जो टाइम जो हमारा कंज्यूम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच मींस एक प्रोसेस को इसने CPU असाइन किया, फिर वो जैसे स्टॉप हो रहा है और दूसरा वो लोड कर रहा है, तो डिस्पैचर का जो डिस्पैच लेटेंसी होगी वो वही टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो स्केड्यूलर हमने डिस्कस किया है। अब स्केड्यूलर हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है
और एक हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इन्होंने एक और शेड्यूलर बनाया है वो हमारे पास है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। जॉब स्केड्यूलर इन द सेंस कि यहाँ पे जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब को किस तरह प्रायोरिटी दी जाएगी? इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास लेस फ्रीक्वेंटली रन हो रहे होते हैं। मतलब ये है कि जब एक सीपीयू को, ये हमारे पास सीपीयू है और इधर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस आया है P0, तो क्या हुआ, इस P0 को यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है। अब ये P0 यहाँ पे क्या हो रहा है, रनिंग में है, ठीक है। और मीनवाइल क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस आ जाता है P1, फिर दूसरा प्रोसेस आ जाता है P2। तो ये जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है ये हमारे पास कहाँ पे होता है, जो बैच सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है। तो वहां पे एक जॉब को जब सीपीयू असाइन हो जाता है तो वो सीपीयू उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा होता है। और बाकी जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, स्पूल में डाल देते हैं। और वो स्पूल हमारे पास, स्पूलिंग जो हो रही होती है वो हमारे पास डिस्क में हो रही होती है। और इसको स्पूलिंग इसलिए करते हैं ताकि फिर इसको क्या करें, इसको फिर लेटर ऑन इस्तेमाल में लाया जा सके। क्योंकि प्रोसेस आ रहे हैं उनको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें, उसको हम वेटिंग में डाल रहे हैं, उसको हम स्पूल करते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर हमारे पास ज़्यादा टाइम देता है, उसमें जो जॉब की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो एक ही प्रोसेस के हद तक है, बाकी प्रोसेस डिस्क स्पूलिंग में जा रहे हैं। और उसको फिर बाद में जब ये प्रोसेस ख़त्म होता है तो फिर उसको हम दूसरा प्रोसेस असाइन करते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये स्पूल हो चुके हैं डिस्क में और फिर ये स्केड्यूलर आता है और P1 को इस डिस्क से उठाएगा। इस डिस्क से जब उठाता है तो इसको कहाँ पे डालेगा, मेमोरी में डालेगा। मेमोरी में जब डालेगा तो फिर सीपीयू क्या करेगा, इस मेमोरी से इंटरेक्ट करके इस प्रोसेस P1 को उठाएगा और सीपीयू के साथ इसको रन कर देगा। तो जो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, टेक्स टाइम एज कंपेयर टू अदर स्केड्यूलर्स। यहाँ पे इसका टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस सेलेक्ट करता है तो इसकी सिलेक्शन हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन फिर परफेक्ट होती है। क्योंकि अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर और मीडियम की बात कर लें तो वहाँ पे जो सीपीयू है वो इतना तेजी से काम कर रहा होता है कि जो भी प्रोसेस उसके पास आता है तो वो उसको क्या करता है, रन कर देता है। क्योंकि वहाँ पे वो फिर मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में वो उसका डिसीजन लेगा। अगर वहाँ पे वो, चूंकि वो शेड्यूलर उसकी बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन इसकी जो फिर रिजल्ट आउटपुट होता है वो एज कम्पेयर टू अदर शेड्यूलर जो है ये बेस्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये इसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। देखें आपके पास एग्जाम में MCQs आ सकता है। MCQs इसके लिहाज से आएगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, वो जॉब शेड्यूलर है, सीपीयू शेड्यूलर है, स्वैपिंग शेड्यूलर है। तो आप उसके लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि जॉब शेड्यूलर है, या कौन सा ऐसा शेड्यूलर है जो कि लेस फ्रीक्वेंटली जॉब्स को सिलेक्ट करता है, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहलाता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो टाइप ऑफ शेड्यूलर हमारा है जहां पे हमारे पास सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। और ये हम किस लिए करते हैं, टू बूस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने सीपीयू या सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर आपने ज्यादा करनी है तो सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है तो उसको आपने क्या करना है, मैक्सिमम कर देना है। अगर सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रही है तो इट मींस ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। अच्छा, सीपीयू की यूटिलाइजेशन किस तरह आप जो है
वो मुहैया करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस, ये जो स्केजुलर है, ये जो क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस पड़े हैं वो सिलेक्शन उसकी क्या है, मोर फ्रीक्वेंटली है। वो कहा गया कि 100 मिली सेकेंड्स में जो है वो डिसाइड करेगा। अगर इसने 100 मिली सेकेंड में डिसाइड नहीं किया, ये इन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है, मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर हमारे पास 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये डिसीजन लेगा और एक प्रोसेस को उठाएगा और सीपीयू को असाइन कर देगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर फास्ट है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, और इसको हम सीपीयू स्केड्यूलर कहते हैं। इसको हम यहाँ पे हमने सीपीयू को स्केड्यूल कर लेना है कि इससे हम हाई परफॉर्मेंस और सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम हासिल कर सकें। तो हमारे पास चूंकि प्रोसेसेस दो किस्म के होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। इन बाउंड प्रोसेस हमारे पास होता है, एक सीपीयू बाउंड होता है। तो वो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू बाउंड होगा, प्रोसेस जो सीपीयू बाउंड होगा, उस प्रोसेस का ज्यादातर इंटरेक्शन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करेगा। ठीक है ना, ऐसे प्रोसेसेस जो कि सीपीयू यूटिलाइजेशन सीपीयू के साथ लिंक्ड हैं और उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर वो कर रहा है, तो इट मींस कि वो प्रोसेसेस के बीच में फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहा होता है, तो वहां पे बहुत कम टाइम में वो स्विचिंग कर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कहते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर करूँ कि इनबाउंड, चलिए इस ये जो थर्ड स्केड्यूलर है इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इनबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। अच्छा देखिए, मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ये जो मीडियम टर्म स्केड्यूलर है, ये टाइम शेयरिंग का जो सिस्टम हमारे पास होते हैं वहाँ पे ये बेस्ट काम करता है, क्योंकि ये जो टर्म यूज़ हुआ है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ये टाइम शेयरिंग नहीं इंट्रोड्यूस करा है। क्योंकि टाइम शेयरिंग में हमारे पास जितने भी जॉब्स हमारे पास होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हमारे होते हैं, वो साइमल्टेनियसली रनिंग में होते हैं और उसमें मैक्सिमम सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ प्रोसेसेस स्वैप इन हो जाते हैं और कुछ प्रोसेस मेमोरी से स्वैप आउट हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये स्वैप इन और स्वैप आउट करता है मेमोरी से प्रोसेसेस को इतनी फ्रीक्वेंटली कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है ना जी। तो जो मीडियम टर्म स्केड्यूल का जो आइडिया निकला है वो कहाँ से निकला है, वो ये कह रहे हैं कि हम मोर फ्रीक्वेंटली मेमोरी से, ये हमारे पास मेमोरी है, इसमें प्रोसेसेस हैं P1, P2, तो क्या करेंगे, इस P1 को निकालेंगे और P2 को, P3 को हम इस मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वैप आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्वैप इन हो गया। अब एक प्रोसेस जो स्वैप आउट होता है तो इसका जो स्टेट है उसको हमने क्या करना है, सेव करना होता है। किसके अंदर, पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। क्लियर। और जो प्रोसेस स्वैप इन हो रहा होता है तो इसका जो स्टेट होता है इसको हमने लोड करना होता है जहां पे इसको हमने लेफ्ट किया था। तो इसको जो पीसीबी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी इस प्रोसेस के बारे में कि इसको हमने कहां पे छोड़ा था, तो वहीं से जो है ना फिर इसको क्या करेंगे, मेमोरी के अंदर डालेंगे। जैसे मेमोरी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास सीपीयू इसको असाइन हो जाएगा। मेमोरी के अंदर डालने से मतलब ये है कि वो रेडी क्यू के अंदर होता है और फिर उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा और ये रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर हमारे पास स्वैपिंग करता है। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो हमारे पास क्यूइंग डायग्राम है कि रेडी क्यू से सीपीयू में जाता है, सीपीयू से कोई आईओ इंटरप्ट कॉल आती है तो डिवाइस क्यू पे चला जाता है, फिर वो रेडी क्यू में चला जाता है कि अगर इंटरप्ट आ जाता है तो फिर उस इंटरप्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा, फिर रेडी क्यू में जाएगा, या कोई चाइल्ड क्रिएट होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है। तो अब वहां पे सिंपल रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, जॉब क्यू के काम हो रहे थे। लेकिन जब हमारे पास ये तीन स्केड्यूलर आ गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्केड्यूलर, तो फिर ये जो क्यूइंग का डायग्राम है इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग लानी होगी। वो चेंजिंग क्या है, देखिए, देखें, रेडी क्यू है, रेडी क्यू
में हमारे पास जो जॉब क्यू से जो प्रोसेस आ रहा होता है वो इसके अंदर चला जाता है। अब रेडी क्यू के बाद क्या करेगा, उस जॉब को सीपीयू असाइन होगा। अगर सीपीयू असाइन होता है और उसका काम खत्म हो जाता है, वो इतने फ्रिक्वेंटली उस सीपीयू ने इसको फैसिलिटेट किया कि वो एग्जीक्यूट भी हो गया और एंड भी हो गया, ना उसको स्वैप आउट करना पड़ा, ना उसको कोई आईओ डिवाइस के लिए क्यू में डाला गया। ठीक है, वो एंड हो गया, बात खत्म। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हमारे पास कोई आईओ से रिक्वेस्ट आता है तो फिर हमने क्या करना है, इसको आईओ वेटिंग क्यू में डाल लेना है। ऑब्वियसली बात है कि हमें इसको आईओ क्यू में डाल देना है। इसके बाद क्या होगा, आईओ अकर होगा, आईओ जैसे अकर होगा दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा। ये सिंपल एक प्रोसेस चल रहा है हमारा। लेकिन अगर वो आईओ का रिक्वेस्ट नहीं आया और वो उसको टाइम दे रहा है और स्केड्यूलर क्या कर रहा है, स्केड्यूलर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देना चाहता है, तो वो इस सीपीयू से क्या करेगा, मेमोरी से उसको स्वैप आउट कर देगा। स्वैप आउट करने का मतलब यहाँ पे फिर ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस P0 है, तो ये प्रोसेस P0 क्या हो गया, पार्शियली क्या हुआ इसका, ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूटेड स्वेप्ट आउट प्रोसेस। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्शियली हुआ है, अभी फुली ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी असना क्या हुआ, स्केड्यूलर ने दूसरे प्रोसेस को अभी सीपीयू देना है, रेडी क्यू से उसको उठाना है, तो वो तो स्वैप आउट कर देगा। अब स्वैप आउट कर देगा, फिर स्केड्यूलर देखेगा कि जो P0 हमारा अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इसको आपने क्या कर देना है, स्वैप इन कर देना है। जैसे ये स्वैप इन करेगा तो इसको क्या कर देगा, मेमोरी के रेडी क्यू के अंदर डाल देगा और फिर सीपीयू को कॉल होगा और सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा। अगर वेटिंग आती है तो फिर दोबारा रेडी क्यू में, अदरवाइज इसको एंड कर देगा। तो स्केड्यूलर जो अब ये आपको अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्वैप आउट स्वैप इन है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम किसकी वजह से है, ये डायग्राम मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारा जो है उसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मोस्ट सिस्टम आपको मिलेंगे कि वो हमारे क्या हो रहे हैं, यूनिक्स के और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली यूजर हमारा क्या कर रहा होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है। तो उस दौरान सीपीयू कोशिश करेगा कि यूटिलाइजेशन करे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे सीपीयू को, और यूजर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे, ताकि यूजर को कोई हर्डल महसूस ना हो कि अंडरनीथ क्या सिलसिला चल रहा है। अब जब बात हो रही है प्रोसेस स्केड्यूलिंग की, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, प्रोसेस की सिचुएशन के मुताबिक सीपीयू से हमने एक प्रोसेस को उठा के उसको वेटिंग क्यू में डाल देना है और दूसरे प्रोसेस को लोड कर देना है। तो यही हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मेन मकसद है। अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या अगर इंटरप्ट आ जाता है बीच में, जब इंटरप्ट आता है तो सिस्टम हमारा क्या करेगा, सिस्टम अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये P0 है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरप्ट कॉल हुई, सिस्टम क्या करेगा, सेव करेगा। किस चीज को सेव करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस P0। ठीक है, इसको इसलिए सेव करता है ताकि फ्यूचर में जब इंटरप्ट हल हो जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में फिर हम क्या करें, इस कॉन्टेक्स्ट को दोबारा लोड कर सकें वहीं से जहां पे हमने इसको क्या किया था, सेव किया था, वहां से ही इसको लोड कर देंगे या इसको रिज्यूम कर देंगे। ठीक है ना, इसको वहीं से दोबारा रिस्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यही एक नॉर्मल रूटीन इसकी चल रही होती है कि हमने
जैसे ही इंटरप्ट कॉल हुआ, सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इसको कहाँ सेव करेगा, ये उस प्रोसेस के पीसीबी के अंदर सेव कर देगा, ताकि फिर उसी पीसीबी से दोबारा फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो उसको लोड किया जा सके। क्लियर? तो यहां पे जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं क्या, स्टेट सेव, और जो दूसरा होता है स्टेट रिस्टोर। अब सीपीयू स्केड्यूल में कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर स्टेट सेव किसका हो रहा होगा, जो हमारा करंट प्रोसेस है जो रनिंग में है, उस पे स्टेट सेव का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही सेव करंट प्रोसेस का स्टेट सेव हो जाता है तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उठेगा और स्टेट रिस्टोर कर देगा। किस चीज का, डिफरेंट प्रोसेस का, उसी प्रोसेस का नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोसेस का स्टेट रिस्टोर कर देगा। जहां पे वो पहले उसका करंट स्टेट सेव हुआ था वहीं से इसको क्या कर दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया कि हमारा जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है, वो स्विचिंग कर रहा है। स्विचेस किस चीज को, एक प्रोसेस P0 को स्विच कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में। तो वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टेट को सेव कर देगा। उसके स्टेट जो करंट प्रोसेस चल रहा है उसके स्टेट को कहां पे सेव करेगा, पीसीबी के अंदर सेव करेगा। अगर मैं कहूं कि पीसीबी 0 मींस प्रोसेस 0 को पीसीबी 0 के अंदर सेव कर देगा। नेक्स्ट जब ये सेव हो जाता है फिर सीपीयू क्या करेगा, फिर सीपीयू एक काम करेगा कि वो स्विच हो जाएगा। मैं यही कर देता हूं, स्विच हो जाएगा। नंबर 1 पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा। सेकंड पे क्या करेगा, स्विच करेगा। किसको, मैं कहूं यहां पे कि P1 प्रोसेस के स्टेट को रिस्टोर करेगा। कहां से रिस्टोर करेगा, PCB 1 से रिस्टोर करेगा। तो इस तरह क्या हो गया कि एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर दिया गया दूसरे प्रोसेस के ऊपर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ये चीज मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में और प्रोसेसेस के अंदर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि किस तरह सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होता है। मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको मैंने बता दिया है कि मैं दोबारा उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि अगर मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ देखना चाहते हैं इन डिटेल तो आप उसको ऊपर लिंक क्लिक करके आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन देखें क्या हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस P0 है। प्रोसेस P0 हमारा क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। कौन एग्जीक्यूट कर रहा था, सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था। इन मीनवाइल क्या हुआ, इंटरप्ट कॉल हुआ। किसने कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरप्ट कॉल कर दिया। इंटरप्ट कॉल के जैसे इंटरप्ट कॉल हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो P0 है इसका स्टेट सेव हो जाएगा। स्टेट सेव और PCB 0 कर देंगे, प्रोसेस 0 का ये सेव तो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ही सिर्फ हमारे पास प्रोसेसेस हैं, P1 यहाँ तक क्या हो रहा था, आइडियल था। इस स्टेट पे जो इंटरप्ट कॉल हुआ है फिर क्या होगा, लोड स्टेट रिस्टोर या स्टेट लोड कर दें या लोड स्टेट ऑफ PCB 1, तो ये रनिंग में आ जाएगा। इस वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रनिंग में आ जाएगा। अब ये स्टेट रन हो रहा है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। ये सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है इस P1 को। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है इन दिस लेवल। क्या हो गया, एक और इंटरप्ट कॉल हो गया। जैसे इंटरप्ट कॉल होता है, देखें यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट ये था, इस कंटेक्स्ट को हमने स्विच कर दिया है प्रोसेस P1 पे। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है। इंटरप्ट कॉल होगा,
स्विच हो गया कहाँ पे, पीसीबी 1 पे, पीसीबी 1 रन हो रहा है एंड फिर इंटरप्ट कॉल हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। किस तरह स्विच होगा, हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, स्टेट सेव ऑफ पीसीबी 1, पीसीबी 1 के स्टेट को अब हम सेव करें, क्योंकि ये स्टेट सेव क्या हुआ था, ये स्टेट इसका लोड हुआ था। अब उसको हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है, और जैसे सेव होगा फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे, लोड करेंगे, लोड स्टेट या स्टेट रिस्टोर ऑफ पीसीबी 0, ठीक है। तो पीसीबी 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरह, ये एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि इस दौरान पे ये प्रोसेस P0 क्या हो जाएगा, आइडल पे आ जाएगा, ठीक है। और इस स्टेट पे चूंकि इंटरप्ट हुआ है तो P1 स्टॉप हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आइडल पे आ जाएगा, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए प्रोसेस स्केड्यूलिंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रही होती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है कि एक सीपीयू क्या करेगा, एक प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा उसकी पीसीबी के अंदर, ताकि उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर ले। ये कौन कर रहा होगा, एक कर्नल कर रहा होगा, और कर्नल फिर दूसरे प्रोसेस के स्टेट को पीसीबी से उठाएगा और उसको लोड करेगा। ये एक को सेव करना, दूसरे को लोड करना, इसको इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच।